ठीक है, तो आप कैसे पेशेंट में कैसे बताएंगे कि इस पेशेंट को है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर मनीषा ने सही कहा है। डॉक्टर काशिया ने भी तो कहा है कि डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड सुप्राप्यूबिक पेन, दीज आर द सिम्टम्स जो कि आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे एज सिस्टाइटिस। तो इसके लिए कल्चर्स का जरूरी है। अगर फीवर के साथ होगा फिर वो सिंपल सिस्टाइटिस नहीं रहेगा ना, सिस्टाइटिस इज अ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, इसीलिए मैंने ये पूछा है कि सिस्टाइटिस इज अनकॉम्प्लिकेटेड। सिस्टाइटिस होता ही तब है जब पेशेंट सिर्फ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा, दैट इज डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी या सुप्राप्यूबिक पेन। ठीक है, इस पेशेंट को आप क्लिनिकल उसके साइन एंड सिम्टम की बेसिस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देर इज नो नीड फॉर गोइंग फॉर कल्चर्स एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, सो व्हाट आर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये हमारी बुक का ही टेबल है, इसमें हम एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन इज नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। आप या तो 5 डे रिजीम ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दे सकते हैं, ठीक है, 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। यही टेबल में भी डोजेस जो है वो मेंशन है। ये कुछ टेबल्स और फ्लो चार्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज नेफ्रोलॉजिस्ट हम यूटीआई और स्टोन्स और ये जो व्यूअर जैसे टॉपिक्स है ना, इनको थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं। जीएन और डायबिटीज पे तो हमारी ग्रिप होती है, लेकिन इन टॉपिक्स को करना इसलिए जरूरी है कि ये थ्योरी में बहुत पूछे जाते हैं। जो यूटीआई का टॉपिक है ये थ्योरी में बहुत आता है, और जो स्टोन्स का टॉपिक है वो तो आप समझ लें कि लॉन्ग केस में तो चलें कह सकते हैं कि बैड लक होगी अगर किसी के स्टोन आ जाए, बट थ्योरी में और टॉक्स में स्टोन्स जो है वो एक 100% एक स्टेशन आपका आना ही आना। ठीक है, तो ये दो कुछ जो फ्लो चार्ट्स और टेबल्स हैं ये आप बिल्कुल गो थ्रू करेंगे। ठीक है, सो 5 डे रिजीम या तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन की दे सकते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को दे सकते हैं 3 डे रिजीम ऑफ ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल इफ देर इज नो एविडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर पेशेंट में जाहिर है उस रीजन में रेजिस्टेंस हो तो फिर आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, या हम दे सकते हैं पेशेंट को सिंगल डोज ऑफ फॉस्फोमाइसिन 3 ग्राम की, जो है वो ये टेबल बुक में हमारे मेंशन्ड है। फॉस्फोमाइसिन की 3 ग्राम की डोज आती है, सिंगल डोज होती है। अब कभी आपने देखा होगा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे होता है कि 3 ग्राम सिंगल डोज भी कुछ लोग दे रहे होते हैं, कुछ लोग देते हैं 3 डोजेस, कुछ लोग देते हैं 2 डोजेस, कि एक अभी लें, एक एक हफ्ते बाद और फिर एक हफ्ते बाद, तो कुछ 10 to 14 डेज का कोर्स जो है हम देते हैं। क्या बेनिफिट है सिंगल डोज वर्सेस 3 डोजेस का? बिल्कुल, फॉसिन अल्ट्रा साशे के नाम से जो है वो मोस्ट कॉमनली में मिलता है। फॉसिन अल्ट्रा में देयर इज अ 3 ग्राम की डोज ऑफ फॉस्फोमाइसिन। कुछ लोग सिंगल डोज देते हैं, कुछ लोग ये 3 डोजेस देते हैं। तो क्या डिफरेंस है, कुछ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट में क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए, इस तरह से कि कोई डिफरेंस है? अगर मैं हूं, मैं सिंगल डोज दे रही हूँ, एक और फिजिशियन है वो 3 डोजेस दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है 3 डोजेस का या नहीं है? ये हमने क्लियर करना है। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, ये जो रिपीटेड डोजेस दी जाती हैं, और टेक्स्ट में कहीं पे भी कहीं गाइडलाइंस में इस तरह से गिवन नहीं है कि आपने एक डोज देनी है उसके बाद जो है वो 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद आपने और डोज देनी है। इसका कोई जो है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहीं एविडेंस नहीं है। देयर इज एविडेंस फॉर ओनली सिंगल 3 ग्राम डोज ऑफ फॉस्फोमाइसिन। और जो ट्रायल, जो टेस्ट भी किए गए हैं, एडिशनल मल्टीपल डोजेस का कोई एडेड बेनिफिट नहीं है। तो अ 3 ग्राम डोज ऑफ फॉस्फोमाइसिन इज इनफ। ठीक है, सो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, फॉस्फोमाइसिन या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ये ना आप ऐसे क्लियर क्लियर आपकी माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि अगर पेशेंट सिस्टाइटिस के साथ आ रहे हैं तो मेरे फर्स्ट लाइन नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, फॉस्फोमाइसिन है, या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, उसके बाद जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ऑल दो इनिशियली इफेक्टिव थे, अब हमारे तो रीजन में यूज ही इतने ज्यादा हो गए, मिस यूज हो चुके हैं कि हाई ग्रेड रेजिस्टेंस आ चुकी है। ऑल दो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस इनको हमने सेकेंड लाइन के तौर पे रखना है अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में, और इनको यूटिलाइज करना है मोर इन द कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये मुश्किल यूटीआई के लिए बचा के रखें, हमने तो इनको सिस्टाइटिस में ही यूज कर करके जो है वो इनकी रेजिस्टेंस इतनी डेवलप कर दी। ठीक है, सो अगर जो है वो आपका पेशेंट रिजॉल्व कर जाता है तो यूरिन कल्चर्स कब करानी है सिस्टाइटिस में?
ट्रीटमेंट के बाद अगर मेरे पेशेंट को मैंने जो 5 दिन का कोर्स दिया नाइट्रोफिरेंटोइन का, या 3 दिन का दिया टीएमपी एसएमएक्स का, या एक सिंगल डोज दी फॉस्फोमाइसिन, पेशेंट के सिम्टम रिजॉल्व हो गए हैं, सो देर इज नो नीड फॉर यूरिनरी कल्चर्स। ठीक है। इफ द पेशेंट रिमेन सिम्टोमेटिक और परसिस्टेंट उसको इन्फेक्शन हो रहे हैं, फिर हम उसमें लॉन्गर ट्रीटमेंट और कल्चर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन पेशेंट रिजॉल्व कर जाता है तो हमें उसमें कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत, उसके कल्चर्स करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, आई थिंक आप लोगों की प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हो चुकी है, या आगे होगी तो उसमें भी यूटीआई की डिस्कशन आएगी। और वैसे भी आपको जो है वो बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में जो सिस्टाइटिस और यूटीआईज है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो एक्यूट सिस्टाइटिस आएगा, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं वही सेम 5 डे रिजीम ऑफ नाइट्रोफिरेंटोइन से, या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अमोक्सिसिलिन कैलवोलिनेट से। दैट इज द सेफेस्ट रिजीम के 3 से लेके 7 डेज का रिजीम, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी कितनी सिवियर है, हम उसको दे सकते हैं रिजीम ऑफ अमोक्सिसिलिन कैलवोलिनेट। ठीक है। या फिर सिंगल डोज फॉस्फोमाइसिन भी सेकंड लाइन के तौर पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इज अमोक्सिसिलिन, सेकंड पे आप जो है वो नाइट्रोफिरेंटोइन भी दे सकते हैं और फॉस्फोमाइसिन भी दे सकते हैं। और लेकिन जो नाइट्रोफिरेंटोइन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने अवॉइड करनी होती है प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी में सिस्टाइटस है, ठीक है, तो उसको हमने ट्रीट करना है, फर्स्ट लाइन इज अमोक्सिसिलिन, उसके अलावा नाइट्रोफिरेंटोइन और फॉस्फोमाइसिन से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं रिकरंट इन्फेक्शन पे। अब रिकरंट की यहाँ पे मैंने जो कहा था पीछे, हम एक स्लाइड पे वापस जाएंगे। सो रिकरंट जो है वो यूटीआई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से पेशेंट में यूटीआई होगा तो हम उसको रिकरंट कहेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो प्रकाशिया ने सही आंसर दिया है कि 3 और मोर इन्फेक्शन एपिसोड्स ऑफ यूटीआई इन 12 मंथ्स, या मोर देन 2 एपिसोड्स इन 6 मंथ्स, तो इसको हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। अब इट कैन बी बाय सेम इन्फेक्शन बैक्टीरिया और बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। जब डिफरेंट बैक्टीरिया से होता है तो हम इसे री इन्फेक्शन कहते हैं। व्हेन इट अकर्स बिकॉज ऑफ द सेम, बार बार एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटीआई कॉज कर रहा है, आप उसकी कल्चर्स कराएं, द सेम ऑर्गेनिज्म इज कमिंग अगेन एंड अगेन, इट्स कॉल्ड अ रीलैप्स। ठीक है। सेम इन्फेक्शन का रीलैप्स हो रहा है। और रीलैप्स क्यों हो सकता है कि पेशेंट में कोई एट्रोफिक किडनी जो है वो इन्फेक्ट हुई है, उसके स्क्रूवाइड स्टोन है, नाइडस पड़ा हुआ है और उस पर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है, अगर मेल्स में खासकर बार बार जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म के साथ यूटीआई हो रहा है, तो वी शुड गो फॉर प्रोस्टेटिक स्पेसिमेन। ठीक है। फिस्टुलाज अगर हो और यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलम हो, तो इन पेशेंट्स में बार बार सेम ऑर्गेनिज्म से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो एक पेशेंट जिसमें बार बार सेम इन्फेक्शन जो है वो हो, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो अगर पेशेंट को एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन है मोर देन 2 टाइम्स इन 6 मंथ्स और मोर देन 3 टाइम्स इन अ ईयर, तो हम इसे जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शन कहेंगे। अब रिकरेंट इन्फेक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप वुड बी टू उस एपिसोड ऑफ यूटीआई को ट्रीट करना। वो जो सिस्टाइटिस की एपिसोड हुई है, जो भी यूटीआई की एपिसोड है, फर्स्ट थिंग इज कि हमने उसी को ट्रीट करना है। उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे एक फर्स्ट इनिशियल एपिसोड ऑफ सिस्टाइटिस को ट्रीट किया था, में नाइट्रोफिरेंटोइन, टीएमपी एसएमएक्स, फॉस्फोमाइसिन, पेवमिसिलिनम। ठीक है, यही हमारे फर्स्ट लाइन है। उसके साथ एडिशनल हमें क्या क्या देखना होता है? वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट अकॉर्ड रिगार्डिंग देयर बिहेवियरल थेरेपीज, कि पेशेंट में हम अवॉइड करें स्पर्मिसिडल जो है वो प्रोडक्ट्स अवॉइड किए जाएं। ठीक है। पेशेंट जो लुब्रिकेंट्स अवॉइड यूज करते हैं, व्हाई? बिकॉज दे कैन ऑल्टर द पीएच इन द यूरिथ्रा, एंड दैट देन कैन अलाउ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस टू प्रोग्रेस। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं, बिकॉज इंक्रीज फ्लूइड इंटेक मींस इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, दैट विल हेल्प टू रिमूव एनी रेजिडुअल बैक्टीरिया। डिले अपना हमेशा जो है वो पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपनी यूरिनेशन को कभी डिले ना करें। ठीक है। टू इंश्योर अ पोस्ट कॉइटल यूरिनेशन। थर्ड लाइन इसमें ये आ जाता है कि हम पेशेंट में नॉन एंटी माइक्रोबियल जो ट्रीटमेंट्स है वो यूज करें, जिसकी अब ये वो ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो गाइडलाइन बेस्ड एविडेंस, जो ट्रीटमेंट जो ट्रायल बेस्ड एविडेंस इतना नहीं है, बट मल्टीपल डिफरेंट जहाँ जहाँ कुछ भी फायदा देखा गया है, जिसकी बेस पे, जिस तरह क्रैनबेरी प्रोडक्ट्स हैं, डी मैनोस पाउडर है, मेनोपॉजल फीमेल्स में जो है वो इंट्राविजाइनल एस्ट्रोजेंस जो है वो भी बेनिफिशियल दिए देखे गए हैं, और प्रोबायोटिक्स। ठीक है। सो वी कैन एडवाइज पेशेंट दिस।
और अगर स्टिल पेशेंट में यूटीआई जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो हम पेशेंट को प्रोफाइलेक्सिस एडवाइस कर सकते हैं। अब ये प्रोफाइलेक्सिस हम किस तरह से एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि या तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स रिजॉल्व ही नहीं होते तो कॉन्टिन्यूअस प्रोफाइलेक्सिस करें, ठीक है। दीज डोजेस लाइक नाइट्रोफिरेंटाइन आप उसको 500 मिलीग्राम पर डे लेती रहे, या ट्राइमेथोप्रिम यूज कर सकते हैं, सेफेलेक्सिन यूज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि सिर्फ पोस्ट क्वाइटल सिस्टाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि सिर्फ पोस्ट क्वाइटल प्रोफाइलेक्सिस लिया जाए, ठीक है। सो लो डोज का जो है वो प्रोफाइलेक्सिस लेंगे सिंगल डोज के तौर पे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को कब रीअसेस करेंगे, ये प्रोफाइलेक्सिस लेके चलेंगे हम फॉर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, और उसके बाद हम रीअसेस करते हैं पेशेंट को। इफ द पैटर्न डजन रिटर्न बैक, तो फिर इसका मतलब है कि उसका जो एपिसोड थी यूटीआई की वो रिजॉल्व कर गई है। बट अगर पैटर्न फिर से आ जाता है तो हम फिर उसको लॉन्ग टर्म जो अप टू 1 ईयर या मोर की भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये पाइलो बेसिकली हमारे पास जो है ना अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आता है, प्रेजेंट करता है। और इसमें जो है ना हम्म। हमारा पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, जिसमें उसको फ्लैंक पेन, फीवर और सेप्टिक होता है। पूरा सेप्टिक शॉक के साथ भी आ सकता है। पूरा मतलब पेशेंट जो होता है वो सेप्टिक बिल्कुल। होता है हमारा अक्यूट पाइलो में। वेरी गुड। डेफिनेटली फीवर, फ्लैंक पेन्स, चिल्स, कोस्टोवर्टिबल टेंडरनेस, नॉविज या वॉमिटिंग, बिल्कुल जो सेप्सिस की एविडेंस है उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो अगर उसकी लैब्स की तरफ जाएंगे तो हमें वही एविडेंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद जो है वो सीटी स्कैन जो है वो हम कब कंसीडर करते हैं, अगर हम इसमें वर्कअप की तरफ जाएं तो क्या हर पेशेंट में पाइलोनेफ्राइटिस जहां हम सस्पेक्ट कर रहे हो तो क्या हर पेशेंट को हम सीटी स्कैन की तरफ जाएंगे? सीटी स्कैन आई थिंक तब करेंगे जब हमारा इन्फेक्शन रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, कि हमने पेशेंट को ट्रीट करके देख लिया अपनी तरफ से, मतलब एंटीबायोटिक्स दे दी, उसको मैनेज कर लिया, हम्म। लेकिन वो सही नहीं होके दे रहा, तो उस सिचुएशन में फिर हमें हम्म। सीटी करा के बेसिकली हमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज अगर हो तो उसको देखना पड़ेगा, तब हम जो है ना सीटी स्कैन की तरफ। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल, वेरी गुड, आपने डॉक्टर मनीषा बिल्कुल सही बताया है कि 48 to 72 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा तो देन वी विल गो टुवर्ड अ सीटी कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन विच इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर पाइलोनेफ्राइटिस। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमने ये देखना है कि हाँ पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है। वी हैव टू रूल आउट के इज देयर एनी अदर कॉज, इज देयर एनी अदर फैक्टर कि जिसकी वजह से पेशेंट ने अभी तक अपने एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। तो हमें जो है वो सीटी स्कैन पे क्या क्या मिल सकता है, जैसे यहाँ पे आपको एविडेंट है कि जो है वो किडनी enlargement मिल सकती है, एटीन्यूएटेड पेरेन्काइमा मिल सकता है, ये जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, परफ्यूजन डिफेक्ट्स मिल सकते हैं, और पेरीनेफ्रिक फैट स्ट्रैंडिंग जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस के साथ मिल सकती है। तो when a patient presents with pyelonephritis then we have to assess कि the patient does the patient require hospitalization या हम पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर तो आप ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं तो आप उसे ओरल एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो सेप्टिक आया है आपके पास तो डेफिनेटली यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटलाइजेशन में हम आईवी एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आईवी एंटीबायोटिक्स में भी अगेन ये चार्ट बुक से ही है जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। फर्स्ट लाइन जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, उसके अलावा जो है वो सेफलोस्पोरिन, सेफ्टोटॉक्सिन है, एंड अमोक्सिसिलिन इज वेरी